सिद्धार्थ को ये पता चल चुका था कि जिस लड़की का रुक्मिणी के भाई अनिकेत प्रताप सिंह ने एक्सीडेंट किया था, वो ही लड़की देवयानी है। और हो न हो रुक्मिणी भी किसी न किसी तरह से देवयानी से मिल चुकी है। तभी उस दिन अनिकेत प्रताप सिंह ने रुक्मिणी का गला दबाया था। अब उसे इस बारे में ढंग से पता करने के लिए जयपुर जाना था, जहां पर रुक्मिणी से मिलने के बाद बात साफ होने वाली थी। सिद्धार्थ यही सोचते हुए जब बीरेन शर्मा की हवेली के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बीरेन शर्मा पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। बीरेन शर्मा की नजर जैसे ही सिद्धार्थ के ऊपर पड़ी, उन्होंने सिद्धार्थ को अपने साथ चलने के लिए कह दिया था। और जब सिद्धार्थ ने उनसे अचानक से चलने के कारण के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई भी कारण नहीं है कहते हुए सिद्धार्थ को मना कर दिया था। लेकिन तभी उसकी निगाह अपनी मां निर्मला के चेहरे पर चली गई थी और निर्मला को देखते ही सिद्धार्थ समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि उनके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। सिद्धार्थ भागते हुए उनके पास पहुंच गया और निर्मला के चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हुआ माँ, सब ठीक है? सिद्धार्थ के अचानक से सवाल पूछने पर निर्मला थोड़ा सा सकपका गई थी। हाँ हाँ, सब ठीक है। चलो कपड़े चेंज कर लो, हम निकल रहे हैं अभी थोड़ी देर में। निर्मला ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी माँ से कुछ और कहता कि उसे गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। सिद्धार्थ, आंटी झूठ बोल रही हैं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, अंकल के बारे में पूछो। गुल्लू के अचानक से इतना कहने पर सिद्धार्थ एकदम से डर गया था। सिद्धार्थ अपने पापा महेश से बहुत प्यार करता था। अगर उसकी भागने की मजबूरी ना होती तो वो शायद कभी भी उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाता, लेकिन सिद्धार्थ की मजबूरियों ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। पिताजी ठीक है माँ? सिद्धार्थ ने सवाल किया और जैसे ही सिद्धार्थ ने इतना कहा कि अभी तक अपने आंसुओं को रोक कर बैठी निर्मला की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए थे और वो फपक फपक कर रोने लगी थी। अपने पिता की तबीयत के बारे में सवाल पूछते ही अपनी माँ को फपक फपक कर रोते देखकर सिद्धार्थ के तो होश ही उड़ गए थे। वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो बार बार निर्मला से अपने पिता के बारे में सवाल कर रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा रो रही थी कि वो कोई जवाब ही नहीं दे पा रही थी। अपनी माँ को ऐसे रोते देखकर सिद्धार्थ भी रुआंसा हो गया था। क्या हुआ माँ, अब बोलोगी या नहीं? सिद्धार्थ ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा। सिद्धार्थ का गला भरा हुआ था। कुछ नहीं हुआ है उन्हें, तू जाकर कपड़े चेंज कर, हम अभी निकल रहे हैं, निर्मला ने जवाब दिया। निर्मला का जवाब सुनकर सिद्धार्थ अब और परेशान हो गया था। उसे मालूम हो गया था कि उसकी माँ कुछ नहीं बताने वाली, इसलिए वो भागते हुए बीरेन शर्मा के पास पहुंचा और बोला, अंकल आप बताओ ना प्लीज कि पापा को क्या हुआ है। सिद्धार्थ अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो करे तो क्या करे। जब बीरेन शर्मा ने यह देखा कि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा परेशान है और अगर अब उससे बात छिपाई गई तो वो और भी ज्यादा परेशान हो सकता है, तो बीरेन शर्मा ने उससे बात ना छुपाना ठीक समझा। महेश जी को अचानक से स्ट्रोक आ गया है, वो अभी ठीक है, लेकिन हमें उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। जैसे ही बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ से इतना कहा कि सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा उसके मुंह में आ जाएगा। वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गया था। कुछ देर तक सिद्धार्थ सन्नाटे में बैठा रहा और उसके बाद फिर उठा और बीरेन शर्मा से बोला, अंकल मुझे पापा से अभी बात करनी है, वरना मैं मर जाऊंगा। सिद्धार्थ के मन की घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बेटा हम फ्लाइट से जा रहे हैं, अभी 3 घंटे में हम ईटानगर में होंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश की। नहीं अंकल, मुझे पिताजी से अभी बात करनी है, प्लीज अब एक बार बात करा दो, सिद्धार्थ अनुनय विनय करते हुए बोला। और उसके बार बार अनुनय विनय करने के बाद बीरेन शर्मा ने भीखू के पास फोन मिला दिया था। भीखू ही वो आदमी था जिसके जिम्मे पर बीरेन शर्मा महेश की जिम्मेदारी देकर आए थे। भीखू ने पहली बेल जाने पर फोन उठा लिया और बोला, हाँ मास्टर, महेश जी के पास जाकर वीडियो कॉल करो। भीखू के सवाल पूछने पर बीरेन शर्मा ने कहा, ठीक है 1 मिनट। भीखू ने जवाब दिया और अपना फोन लेकर बुद्धा मार्शल आर्ट्स के अंदर बने हॉस्पिटल में चला गया था। महेश वहां सो रहे थे। उनका शरीर बहुत दुबला दिखाई दे रहा था, उनका शरीर घटकर आधा रह गया था। वहां जाकर भीखू ने अपने फोन से वीडियो कॉल कर दिया था और बैक कैमरे से महेश को दिखाने लगा था। स्क्रीन पर महेश को देखने के बाद
बीरेन शर्मा ने अपना फोन सिद्धार्थ को पकड़ा दिया था। सिद्धार्थ ने जैसे ही अपने पापा को देखा, उसका दिल भर आया था। उसके वो पापा जो अपनी ताकत और मेहनत के लिए फेमस थे, वो आज एक बच्चे जितने शरीर के साथ बिस्तर पर पड़े हुए थे। कैंसर ऐसा ही होता है, वो इंसान को एकदम से नहीं मारता, वो इंसान को धीरे धीरे मारता है और उस इंसान के अपने उसे धीरे धीरे मरता हुआ देखते हैं। महेश के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो धीरे धीरे मर रहे थे और ये किस्मत की बात थी या फिर कुछ और कि जिस सिद्धार्थ की ताकत दुनिया में हर चीज के ऊपर काम आ रही थी, उस ताकत ने महेश को ठीक करने से मना कर दिया था। सिद्धार्थ की जादुई बारिश किसी भी जख्म को भर देती थी, लेकिन उसने महेश के कैंसर के जख्म को भरने से इनकार कर दिया था। सिद्धार्थ कुछ देर तक अपने पिता को देखता रहा। अपने पिता की हालत को देखकर सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए थे। सिद्धार्थ ने अपने आंसू पोंछ लिए और फोन उठाकर बीरेन शर्मा को दे दिया और फिर तैयार होने के लिए अंदर चला गया था। जब सिद्धार्थ अंदर पहुंचा तो गुल्लू भी उसके साथ था। तो हम वापस ईटानगर चल रहे हैं सिद्धार्थ? गुल्लू ने सवाल किया। हाँ, हम अब वापस ईटानगर चल रहे हैं। मुझे अपने पिताजी से मिलना है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। और देवयानी को ढूंढना? हम देवयानी को नहीं ढूंढेंगे क्या? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। ढूंढेंगे, लेकिन वहां से आने के बाद। अभी हम पहले ईटानगर चल रहे हैं, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर गुल्लू के चेहरे का रंग बदल गया था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी, जो कि उसके मन में चल रहे अंतर्द्वंद को बता रही थी। वो नहीं चाह रहा था कि सिद्धार्थ अभी ईटानगर वापस जाए, क्योंकि गुल्लू का मानना था कि सिद्धार्थ महेश अंकल की तबीयत में कुछ नहीं कर सकता, उनको डॉक्टर ही ठीक करेंगे। इसलिए वो चाह रहा था कि सिद्धार्थ ईटानगर ना जाए और यहाँ रहकर वो देवयानी को ढूंढे। और जो लोग तुम्हारे इंतजार में मर रहे हैं, उसका क्या? गुल्लू ने सवाल किया। मेरे इंतजार में कोई नहीं मर रहा है, मर तो सिर्फ मेरे पिताजी रहे हैं गुल्लू, और मुझे उनके पास जाना है, सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब दिया। अब तुम स्वार्थी हो रहे हो सिद्धार्थ, गुल्लू ने जवाब दिया। और गुल्लू का ये जवाब सुनकर सिद्धार्थ एकदम से चिढ़ गया था। अभी तक मैंने सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, तो मैं स्वार्थी नहीं था। चाहे तुम्हारी जान बचाने के लिए योगेंद्र सिंह से दुश्मनी लेना हो, उसके बाद तुम्हारी ही जान बचाने के लिए अक्षय प्रताप सिंह से पंगा लेना हो, और फिर जयपुर बचाने के लिए इस्मा से पंगा लेना हो, या आज उस अविनाश को मारना हो, तब मैं स्वार्थी नहीं था। लेकिन आज अगर मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूं तो मैं स्वार्थी हो गया? कमाल की बात करते हो गुल्लू भाई तुम भी, सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा। उसके इतना कहने के बाद गुल्लू एकदम से चुप हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ को क्या जवाब दे। सिद्धार्थ अपने कपड़े बदल चुका था। गुल्लू अभी भी वहीं बैठा कुछ सोच रहा था। तभी सिद्धार्थ कमरे से बाहर निकलने लगा। गुल्लू अभी भी सिद्धार्थ को रोकना चाह रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ को रोके तो रोके कैसे। तब तक सिद्धार्थ बाहर आ गया था। सिद्धार्थ के वहां से वापस जाने की खबर सबको पता चल चुकी थी, और जो लोग सिद्धार्थ के खैरख्वाह थे वो बीरेन शर्मा के दरवाजे पर आ चुके थे। सबकी आंखें नम दिखाई दे रही थी। रंजना तो सिद्धार्थ के जाने की बात सुनकर फूट फूट कर रो रही थी। सिद्धार्थ सबसे विदा लेते हुए जब रंजना के पास पहुंचा तो उसने झुककर रंजना को अपने गले लगा लिया और उसे समझाते हुए बोला, मैं जल्दी आऊंगा रंजना, डोंट वरी। और वैसे भी तुम जानती ही हो ना कि मैं कभी भी आ जा सकता हूँ। अगर आपको आना ही है तो आप जा क्यों रहे हो सिद्धार्थ भैया? रंजना ने रोते हुए कहा। मेरा जाना जरूरी है रंजना, वरना मैं नहीं जाता, सिद्धार्थ ने रंजना को समझाते हुए कहा, और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा था। जिस तरह रंजना नहीं चाह रही थी कि सिद्धार्थ वहां से जाए, ठीक वैसे ही अभिमन्यु और वेदिका भी चाह रहे थे कि सिद्धार्थ ना जाए, क्योंकि सिद्धार्थ के आने के बाद उस हवेली में जो थोड़ी बहुत रौनक बनी हुई थी वो भी आज सिद्धार्थ के साथ जा रही थी। और सबसे ज्यादा दुख अभिमन्यु को हो रहा था, क्योंकि वेदिका और कृतिका वापस जयपुर जाने वाले थे, लेकिन अभिमन्यु को वहीं अकेले रहना था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहमान और समय एक जैसा होता है, इन दोनों को जाना ही होता है, आप कुछ भी करके इसे रोक नहीं सकते। सिद्धार्थ ने रंजना को समझा दिया था और फिर बीरेन शर्मा के पास पहुंच गया और उनकी ओर देखते हुए बोला, चलिए चलते हैं। सिद्धार्थ के लिए अपने गांव के लोगों का प्यार देखकर बीरेन शर्मा भी इमोशनल हो गए थे। हाँ, चलो निकलते हैं, बीरेन शर्मा ने कहा, और उसके बाद वो लोग वहां से निकल पड़े थे। इधर सिद्धार्थ बीरेन शर्मा और अपनी मां निर्मला के साथ
ईटानगर जाने के लिए रवाना हो रहा था और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ को ढूंढ रहे उस अनजान शख्स ने, जिसने जगत प्रसाद माथुर को अपने वश में किया हुआ था और उसके साथ साथ अमन को भी बेहोश किया हुआ था, वो सिद्धार्थ के बारे में पता लगाने के लिए अमन को ठीक करने के लिए बोल चुका था। जो डॉक्टर अमन का इलाज कर रहा था उसके पास इंस्ट्रक्शंस आ चुके थे कि वो अमन को होश में ले आए और इसके लिए सुयश के हाथों अमन को ठीक करने के लिए दवाई भी भेजी जा चुकी थी। वो अनजान शख्स कौन था और आखिर में सिद्धार्थ को क्यों ढूंढ रहा था, इसका खुलासा होना बाकी था। रिया माथुर अभी घर पर नहीं थी। जगत प्रसाद माथुर और वो डॉक्टर, दो ही लोग इस समय अमन के पास मौजूद थे और डॉक्टर ने उस इंजेक्शन को, जिससे अमन को ठीक होना था, सिरिंज में भर लिया था और फिर अमन को लगा दिया था। ये कब तक होश में आ जाएगा डॉक्टर साहब? इंजेक्शन लगने के बाद जगत प्रसाद माथुर ने सवाल किया। बस कुछ घंटों में, डॉक्टर ने जगत प्रसाद माथुर को जवाब दिया और उसके बाद वहां से चला गया था। डॉक्टर के जाने के बाद जगत प्रसाद माथुर अमन के होश में आने का वेट करने लगे थे। उनकी आंखों में अमन के जल्द से जल्द होश में आने की जल्दबाजी दिखाई दे रही थी। इधर जिस तरह जगत प्रसाद माथुर की आंखों में जल्द से जल्द अमन के होश में आने की जल्दबाजी दिखाई दे रही थी, ठीक उसी तरह सिद्धार्थ की आंखों में जल्द से जल्द ईटानगर पहुंचने की जल्दबाजी दिखाई दे रही थी। जबकि गुल्लू सिद्धार्थ को जयपुर में ही रोकने का जुगाड़ सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। सिद्धार्थ, निर्मला, बीरेन शर्मा और गुल्लू ये चारों एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे। गुल्लू परेशान होकर इधर से उधर घूम रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी उसे सामने से एक आदमी बात करते हुए आता हुआ दिखाई दिया। गुल्लू की निगाह अनायास ही उस आदमी पर जाकर टिक गई। वो आदमी किसी से फोन पर बात करते हुए जा रहा था। गुल्लू के कानों में जब उस आदमी की बात सुनाई पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वो सिद्धार्थ के पास जाकर बोला, सिद्धार्थ, मेरे पास एक आइडिया है। अपना आइडिया तुम अपने पास ही रखो। सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे भाई सुन तो ले, अगर आइडिया अच्छा ना लगे तो मना कर देना। गुल्लू ने चिढ़ते हुए जवाब दिया और उसको चिढ़ता देखकर सिद्धार्थ बोला, बोलो। सिद्धार्थ की परमिशन पाने के बाद जैसे ही गुल्लू ने अपना आइडिया सिद्धार्थ के साथ शेयर किया कि सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। उसे अब एक नया रास्ता दिखाई देने लगा था, जिसकी मदद से वो अपने पिताजी से भी मिल सकता था और उसके साथ साथ वो देवयानी को भी ढूंढ सकता था। आखिर क्या था गुल्लू का प्लान? क्या इसकी मदद से सच में सिद्धार्थ ढूंढ पाएगा देवयानी को? और क्या होगा अमन के होश में आने के बाद? क्या उस अनजान आदमी को पता चल जाएगा सिद्धार्थ का पता? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।